हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय अवध स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास, आज का जो हमारा लेक्चर है, 9th फिजिक्स का 11th लेक्चर रहने वाला है। आज के लेक्चर में हम कुछ यूजफुल एप्लीकेशंस जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो हमारा चैप्टर जो चल रहा है आपकी साइंस का 9th चैप्टर और फिजिक्स का सेकंड जो चैप्टर है फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर को हम कवर कर रहे थे। तो आज इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी के कुछ टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ यूजफुल एप्लीकेशंस का जो है उनको डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। जिन स्टूडेंट्स के इसके पिछले जो लेक्चर्स थे वो छूट गए हैं, तो वो एक बार उन लेक्चर्स को देख लीजिए। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके भी उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी एप्लीकेशन है वो क्या है, वो है हमारी रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन या फिर रिकॉइलिंग ऑफ गन। एक्चुअल में हमारे पास जो गन होती है वो फायर करने से पहले एक अलग कंडीशन में होती है। आफ्टर फायर, जैसे ही उसमें से हम बुलेट को फायर करते हैं तो वो हमारी वो जो गन है वो एक बैक प्रेशर जनरेट करती है और पीछे की तरफ जो है एक बोलते हैं उसको रिकॉइलिंग वेलोसिटी जो है उसको जनरेट करती है और हमें एक झटका महसूस होता है। तो उस चीज़ का डिस्कशन हम इस जो हमारा ये एप्लीकेशन है इसमें उस चीज़ का करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उस चीज़ का एक जो उसका एक फॉर्मूला हमारे पास था उसको लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या था, टोटल इनिशियल मोमेंटम जो था वो किसके इक्वल था, टोटल फाइनल मोमेंटम जो आया था अपना उसके इक्वल था। यानी कि मास ऑफ बॉडी ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, मास ऑफ बॉडी बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, मास ऑफ बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम था अपना इनिशियल कंडीशन के अंदर, मास ए और मास बी की मल्टीप्लाई जब हम कर रहे थे, यानी कि क्या अपनी मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम है और उस तरफ जो हमारा क्या फाइनल मोमेंटम है, तो ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे। रिकॉइलिंग के केस में हमारे पास क्या आएगा, ये जो टोटल इनिशियल जो मोमेंटम था अपना ये जीरो हो जाएगा और वो आफ्टर वेलोसिटी वाला जो है वो कुछ ना कुछ अपना अलग आएगा। तो इसी चीज़ का इसमें ये कहें तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो पढ़ा था उसी का एक स्पेशल केस जो है हम इस रिकॉइल ऑफ गन में या रिकॉइलिंग ऑफ गन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारी कोई गन है और इसका ये ट्रिगर है, इसका कोई मास भी है अपना, मास ऑफ गन बोल देंगे इसको, जो गन का मास है। और अपने पास जो है इस गन के अंदर एक बुलेट भी है अपने पास, क्योंकि उस बुलेट को हमने फायर करना है। ये हमारी बुलेट है, तो इसका जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, MB, मास ऑफ बुलेट बोलेंगे। इस की जो जो हम बिफोर ट्रिगिंग, जब तक हमने इसको चलाया नहीं है इसको, तो हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी होगी इनिशियल, जिसको हम वेलोसिटी बोलेंगे, वो क्या है हमारे पास, वो आएगी म्यू बी, वो किसके यू बी, वो किसके इक्वल है अपनी, यू बी इज इक्वल टू जीरो रहेगी, क्योंकि फाइनली वो कहाँ है, रेस्ट में है बंदूक के अंदर। अब बात करें इसकी वेलोसिटी की, तो वो भी हमारी क्या है, गन की वेलोसिटी वो भी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब जैसे ही ये क्या है हमारा बिफोर फायरिंग, ठीक है। अब जब हम इसमें से फायरिंग करेंगे तो फायरिंग के टाइम पर
ठीक है। ये हमारे पास गन थी, इस गन का जो मास है वो सेम रहेगा हमारा, और जो ये बुलेट है इसका मास भी हमारे पास सेम रहेगा, मास ऑफ बुलेट। लेकिन जब इसको जब हमने इसमें फायर किया, फायर करने के बाद बुलेट जो है अपनी वो बाहर चली गई, ठीक है। इसमें ये इसके पास जो था ये ट्रिगर था इसका, ये इससे कनेक्ट था, जब तक इसको जो है पीछे से मार नहीं पड़ी, इसकी किसकी हैमर जो था जिसकी वजह से गोली जो अपनी बुलेट थी ये बाहर आई है उसकी, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, आफ्टर फायर ये क्या हो गया अपना मास ऑफ बुलेट, और ये क्या है इसकी वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो कुछ v हो जाएगी, किसी चीज़ के इक्वल आएगी, किसी अलग उसके होगी। तो जब इस स्पीड इस वेलोसिटी से हमारी जो मूव करेगी बाहर की तरफ, तो इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, मजल MUZZLE वेलोसिटी, ठीक है। अब जब हमारी जो ये बुलेट है ये बाहर की तरफ फायर होगी, तो ये हमारी जो गन थी उसके ऊपर भी कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट करके आएगी, कोई बैक प्रेशर जो है, बैक फोर्स जो है वो एग्जर्ट करेगी। न्यूटन्स का थर्ड लॉ था, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स लगाती है इक्वल एंड अपोजिट कोई ना कोई फोर्स जो है उस पर लगाएगी, उसकी वजह से हमारी जो गन है वो पीछे की तरफ जो है वो फोर्स मारेगी, झटका मारेगी, धक्का मारेगी। तो इस फोर्स की वजह से इसकी कोई वेलोसिटी जो है वो क्या होगी गन की, वो पीछे की तरफ आएगी, इस डायरेक्शन की तरफ। लेकिन हाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी वो VG होगी, यहाँ 0 थी लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ तो होगी उसकी वैल्यू, और इस वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, रिकॉइल वेलोसिटी होगी। ये मजल वेलोसिटी है, ये रिकॉइल वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो अब हमारे पास क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास ये पिछले जो फर्स्ट जो डायग्राम था अपना, इसमें क्या दिया गया था, u ऑफ बुलेट और u ऑफ गन जो थी अपनी इनिशियल वेलोसिटी वो किसके इक्वल थी, वो दोनों 0 थी। लेकिन इस केस में क्या होगा, उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो अब हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करवाएं, तो हमारे पास जो टोटल इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम अगर वैल्यूज को इसकी पुट करते हैं, तो मास हमारा कुछ था जो हमारी गन थी उसका, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। मास हमारा बुलेट का भी था कुछ ना कुछ, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये है मास ऑफ गन, इसके मल्टीप्लाई में जो है अपनी कोई इनिशियल वेलोसिटी जो रिकॉइल वेलोसिटी वो थी, और इसके बाद जो बुलेट की मास है इसके मल्टीप्लाई में भी हमारे पास कोई वेलोसिटी है बुलेट की, जिसको हम क्या बोले थे, मजल वेलोसिटी, वो आएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये किसके इक्वल आ गया, ये 0 होगा। कब होगा, ठीक है। ये आपका किस चीज के इक्वल आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा किसका, ये हमारा रिकॉइलिंग या रिकॉइल ऑफ जो गन होगा उसका जो मोमेंटम कहे, या उसका जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो वो रिजल्ट जो है ये हमारे पास आएगा, ठीक है। ये आपको पता लग ही गया होगा, ये जो हमारी रिकॉइल वेलोसिटी थी ये क्या थी, जैसे ही हमने गन से शूट किया, फायर किया, तो जो हमारी बुलेट है वो एक इक्वल एंड अपोजिट जो रिएक्शन थर्ड लॉ है अपना न्यूटन का, उसको फॉलो करते हुए एक बैक फोर्स जो है वो किस पर एग्जर्ट करेगी, हमारी गन के ऊपर, और वो उतने ही स्पीड से जो है उतने ही फोर्स के साथ आगे की तरफ भागेगी। तो वो हमारी यहाँ से फायर हो गई, बुलेट तो बाहर निकल गई, लेकिन इसको जो है हमारी इस गन को, इसको वो इसकी जो एक्चुअल पोजीशन थी उससे पीछे की तरफ जो है फोर्स लगाते हुए इसको पीछे कर गई, ये खुद आगे चली गई। तो ये चीज़ जो हमारी थी, जो पीछे जाना है वेलोसिटी, वो उसको क्या कहेंगे हम, रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी। और जो आगे गई है जिस वेलोसिटी से हमारी बुलेट मूव करके गई है उसको हम क्या बोल देंगे, मजल वेलोसिटी। तो इसके जो इसका जो मेन एप्लीकेशन थी वो क्या थी, रिकॉइल ऑफ गन या रिकॉइलिंग ऑफ गन। उसके अंदर यही है कि जो हमारी वेलोसिटीज़ हैं, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 रहेगी, और आफ्टर जो है वो कुछ आएगी। अभी इसकी वैल्यू जो है, क्योंकि ये मास इंटू वेलोसिटी क्या है अपना, टोटल मोमेंटम किसका है, गन का, ये मोमेंटम किसका, बुलेट का, तो ये दोनों किसके इक्वल आएंगे, हमारे 0 के इक्वल आएंगे, ठीक है। तो इस रिजल्ट से हमें क्या मिल रहा है कि जो टोटल मोमेंटम होगा इन दोनों का, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है ना। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो लगेगा तो क्या होगा हमारा, वो इन दोनों मोमेंटम्स की वैल्यू की जो कंप्लीट करेंगे सोल्व, उसको टोटल निकालेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, अपना 0 के इक्वल आएगा। और जो गन है उससे हमारी जो फायरिंग है वो
टेक प्लेस करेगी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, उसमें हमें कैचिंग ऑफ बॉल जो एप्लीकेशन जो है अपनी नेक्स्ट, वो क्या है, कैचिंग ऑफ बॉल। तो कैचिंग हम क्रिकेट जो है ज़्यादातर खेलते होंगे, बहुत से बच्चों का जो है वो क्या होता है, एक यूँ कहें वो अच्छी लगती है क्रिकेट देखना भी और खेलना भी। तो बचपन में कहीं सभी ने खेली भी होगी, कुछ एक ने नहीं भी खेली होगी। तो नॉर्मल जो बॉल है, बॉल से खेले होंगे, उसकी कैचिंग की जब भी हम क्रिकेट में मैच देखते हैं, कोई भी क्रिकेट का मैच है टीवी में देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हम क्या देखते हैं, कोई कैच आती है किसी भी प्लेयर के पास, तो वो क्या करता है, वो जैसे ही अपने हाथ को इतना ऊपर लेकर के जाता है, बॉल ऊपर से आ रही है, तो यहाँ कैच यहीं की यहीं रोकने की बजाय वो क्या करता है, वो उस कैच को धीरे धीरे नीचे हाथों को लेकर के जाता है, और मैक्सिमम जहाँ तक उसको ये लगता है कि यहाँ ये मेरी बॉल जो है ये मेरे रीच में है, तो नीचे की तरफ जो है उसको लेकर के जाता है हाथों को, जब तक उसे ये महसूस ना हो जाए कि हाँ अब बॉल का जो फोर्स है वो मेरे फोर्स के इक्वल या उससे कम आ गया। यानी कि जो हमारा ये फोर्स यहाँ पर जो मान लेते हैं कि ये बॉल आई, इसमें ये दो ड्राइंग जो है मेरी अच्छी नहीं है, तो ये आदमी मैंने जो ये प्लेयर जो थे दो वो बनाए। तो फर्स्ट जो प्लेयर है, डायग्राम ए और बी, इसका नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है इन डायग्राम में कि हमारे पास कोई बॉल आई, तो किस वेलोसिटी से आई, वो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है वो आई। ठीक है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि बॉल वहां से चलना स्टार्ट कर रही है हमारे लिए, तो यहाँ से बॉल नीचे आ रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 100 मीटर पर सेकंड है। वही बात करें इसमें, तो इसकी भी वही सेम, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर इन दोनों के बीच, तो ये भी उसी स्पीड से उसी उससे आ रही है। बात करें अब नेक्स्ट, तो इस बॉल का मास भी हम सेम मान लेते हैं। ठीक है, इसका भी वही 0.2। ठीक, ये आ गया। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है वो कहाँ से कहाँ तक जो है, हमारी जो वेलोसिटी है ये 0 हो रही है, क्योंकि हम इसको कैच कर रहे हैं, इसकी जो मोशन है उसको रोक रहे हैं, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और इसकी वेलोसिटी जो है इसकी भी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। तो अब इन डायग्रामों में जो अंतर है ए और बी में, वो क्या अंतर है उसको समझते हैं और उसको देखते हैं। अभी मैंने जो एग्जांपल लेकर के आपको बताया कि कोई भी प्लेयर जो कैच करता है तो कैसे करता है, वो यहाँ से उस बॉल से कॉन्टैक्ट बनाता है, लेकिन यहीं पर रोकता नहीं है उसको, वो उसको हाथों को नीचे की तरफ लेकर के आता है, और वो उसका जो टाइम है उसको इंक्रीज करता है। तो वही काम यहाँ हो रहा है। ये जो फर्स्ट बंदा था, ये कोई नया नया खिलाड़ी बना था, नए जोश में आया, इसको पता नहीं था कि कैसे हम इसको कैच करेंगे बॉल को। इसने क्या किया, इसने डायरेक्ट हाथ ऊपर किए, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई बॉल आ रही थी, ये आई, उसका मास ये था, तो इसने क्या किया, इसने एकदम से हाथ अड़ाए, दोनों हाथ जो है उस बॉल को जो है कैच करने के लिए लगाए, यहीं पर इसने उस बॉल को रोक लिया, तो इसके हाथों में जो है वो एक इंजरी हुई, चोट लगी। ठीक है, तो ऐसा करने से क्यों हुआ वो रीजन देखेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर इसको क्या हुआ, इसको इंजरी लगी। ठीक है, वही बात करें इस सेकंड बंदे की, ये कई दिनों से जो है खेला था, या फिर इसने जो है अच्छे से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझा था, फिर उसके बाद खेलना स्टार्ट किया। तो इस बंदे ने क्या किया, बॉल आई तो इसने क्या किया, यहाँ पर बॉल के नीचे अपने हाथ लेकर के आया, और बॉल उसने यहाँ पर नहीं पकड़ी। ठीक है, उसका जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट था वो यहाँ बेशक से था, लेकिन उसका जो स्टॉपिंग का जो टाइम था, उस टाइम को इसने इंक्रीज किया, उस बॉल की जो वेलोसिटी थी उसको बिल्कुल 0 होने में इसने कुछ टाइम और दिया एक्स्ट्रा, और इसने अपने हाथ जो थे वो नीचे लिए, वो हाथ जो थे इसने भी लगाए इसी सेम उस लेवल पर, लेकिन ये अपने हाथों को धीरे 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 करके नीचे ले आया, और इसकी जो वेलोसिटी 0 हुई, यहाँ पर कोई वेलोसिटी थी, इसने एकदम से इसको 0 नहीं किया, इसने कोई टाइम दिया, ये टाइम देने से इसके हाथों पर जो फोर्स लगा बॉल की तरफ से, इसको जो इंजरी हुई वो कोई भी इंजरी नहीं हुई, और इसका जो टाइम था, उसका स्टॉपिंग का जो टाइम था, बॉल की वेलोसिटी को 0 करने का जो टाइम था वो इंक्रीज कर दिया, इस वजह से इसको कोई चोट नहीं लगी, और इसने कैच भी अच्छे से किया। तो ये हमारा जो है ये राइट वे है, ये हमारा क्या था, गलत तरीका था बॉल को कैच करने का। अब बात करते हैं कि हमारी जो साइंस है, हमारी जो फिजिक्स है, हमारा जो चैप्टर, वो इसमें कहाँ यूज आया और उसका हमने क्या यूज किया। तो इसमें हमने उसका क्या यूज किया, हमने इसमें यूज किया कि हमें पता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। ठीक है, अभी जो पिछली आपकी क्लास थी उसमें हमने न्यूटन का जो सेकंड लॉ पढ़ा था एफ इज इक्वल टू एम ए वाला, वो यहाँ पर इसने अप्लाई किया और इसने अप्लाई करके क्या किया, एफ जो था अपना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास के। अगर मैं इसको इक्वल लिखना चाहूँ तो इक्वल लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा न्यूटन ने क्या दिया था, 1 के इक्वल दिया था। तो यहाँ एक्सेलरेशन की अगर आप वैल्यू लिखते हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इस चीज का इसने यूज किया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन के लिए कि एफ जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टाइम के। ठीक है, अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में कहें, अदर वर्ड्स में कहें तो क्या कहेंगे, एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन टाइम के। यहाँ से टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से हमारे पास क्या निकल करके आया, इन डायग्रामों में देखो, अब इस चीज को अप्लाई करो तो हमारा जो फर्स्ट केस था, ए जो केस था, उसमें क्या हुआ, जो हमारा ये टाइम था, ये टाइम जो है इस बंदे ने क्या दिया, कम टाइम दिया, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो ज्यादा लगा, जिसकी वजह से इसको चोट लगी। वो बॉल जो थी वो इसके हाथों में जो आई, इसने जो उसको स्टॉप करने का जो टाइम दिया वो बिल्कुल कम लगाया, और कम लगाने की वजह से जो हमारा फोर्स था उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, क्योंकि टाइम छोटा होगा तो हमारा फोर्स जो वो बड़ा होता चला जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या आ गया, टाइम कम होने की वजह से फोर्स ज्यादा लगा, इसको इंजरी हुई। इस सेकंड बंदे ने चालाकी से कहे तो क्या किया इसने, इसको इस बात का पता था, ये साइंस पढ़ता था 9th क्लास की, तो इसको पता था कि आपकी जो टाइम है, अगर मैं इस टाइम को इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि इसने यहाँ हाथ को जो है एक बार टच करवाया, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी थी उसको बिल्कुल जीरो वहीं पर नहीं किया, जो धीरे धीरे उसको जो है नीचे की तरफ लेकर के गया हैंड्स को, तो इस वजह से इसका टाइम जो था वो इंक्रीज हो गया। तो इसका टाइम इंक्रीज होने की वजह से बॉडी बी जो थी अपनी, इसका टाइम ज्यादा हुआ, तो इस वजह से इसका जो फोर्स था वो लेस देन, मतलब कि वो इससे डिक्रीज कर जाएगा। टाइम जब इंक्रीज था तो फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, मान लेते हैं कि टाइम जो है हमने इस बंदे ने जो लिया वो कितना लिया, 5 सेकंड का लिया। ठीक है, तो 1 अपॉन, इस बंदे ने 2 सेकंड का लिया, इसने 5 सेकंड का लिया, तो ये क्या लेगा, 1/2 को आप जब करोगे तो यहाँ से मान लेते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर हमारे पास कितना था, टाइम 2 सेकंड का था, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 0.5। ठीक है, इसकी जो भी यूनिट आपकी न्यूटन आप लिखें तो न्यूटन लिख लेंगे। ठीक है, अब वही बात करें इसका, इसने कितना लिया 5 सेकंड का, तो अब इसका जो फोर्स निकालोगे वो क्या आएगा 1/5, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आई वो क्या आएगी 0.2। अब कौन सा फोर्स ज्यादा है और कौन सा कम है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी, कि टाइम जब ज्यादा हुआ तो फोर्स कम आया, टाइम जब कम था तो फोर्स ज्यादा आया था। तो ये चीज जो है इसने यहाँ पर अप्लाई की, इस वजह से कैचिंग ऑफ बॉल जो है अपनी एक यूजफुल एप्लीकेशन हो जाती है। किस चीज के लिए, हमारे इस जो, क्योंकि हमने फोर्स जो है न्यूटन का सेकंड लॉ भी लगाया है यहाँ पर, तो इस वजह से इसकी एक एप्लीकेशन है हमारी इस चैप्टर की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है कि प्रपल्शन ऑफ रॉकेट, जब रॉकेट ऊपर जाती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार इसको जैसे भी आप लिखना चाहें या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें कर लो आपके। अच्छा, इससे इन एप्लीकेशंस के बारे में आपको थ्योरेटिकली जो लैंग्वेज है, प्रॉपर लैंग्वेज, वो आपके एनसीईआरटी बुक में से मिल जाएगी, आपको वहाँ से पढ़नी है। अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो आप वहाँ से उसको देख करके लिख लेंगे। मैं यहाँ केवल समझा रहा हूँ आपको कि एक्चुअल में क्या फिनोमिना इसके पीछे काम कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि हमारी थर्ड जो एप्लीकेशन है वो क्या है। तो नेक्स्ट आपकी क्या है, प्रपल्शन ऑफ रॉकेट। रॉकेट जब आपकी हवा में ऊपर जाती है अपनी स्पेस के अंदर, तो वो कैसे जाएगी, कैसे उठेगी, तो वो देखते हैं। जब इसमें फ्यूल जो है इसका जलता है तो नीचे की तरफ जो है ये जब चलना स्टार्ट करती है, तो ये जो जब इसकी फ्यूम्स जो है यहाँ से निकलती है, जो फायर जो निकलती है वो क्या करती है, वो नीचे की तरफ जो है एक फोर्स जो है हमारे पृथ्वी की तरफ जो है अर्थ की ओर लगाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पर आसपास इसके एयर भी होती है, तो ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हमारी जो ये एयर है और ये अर्थ है, इसके ऊपर जो इसका ये प्रेशर है ये लगता है। और उस वजह से, क्योंकि हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उस वजह से जो नीचे से इसको फोर्स लगता है एयर का, तो ये एयर की वजह से हमारे इस की जो इसके ऊपर जो फोर्स लगा है न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से,
इस लॉ थर्ड लॉ की वजह से हमें क्या पता है कि हमारा जो F1 होगा, मान लेते हैं कि F1 फोर्स जो है वो इस रॉकेट ने नीचे की तरफ लगाया, तो नीचे से जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा वो क्या मान लिया हमने, F2 मान लिया। तो ये इक्वल और अपोजिट होगा। इतना ही फोर्स जो है नीचे से एयर जो है आपकी वो इस पर लगाएगी, और उस वजह से जो ये रॉकेट है अपनी ये हवा में जाएगी और ऊपर चली जाएगी। तो ये था हमारा प्रपल्सन ऑफ रॉकेट। तो इसके बारे में थ्योरी ज़्यादा है, बाकी ये है कि अपना जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो यहाँ पर लग रहा है, इसी वजह से हमारी जो ये रॉकेट है ये ऊपर हवा में जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा है वो इस चैप्टर के जो अभी तक हमने ये फॉर्मूले जो कवर किए हैं, क्या क्या किया है हमने कवर किया कि हमारे जो न्यूटन के लॉज थे उनसे हमारा जो सेकंड लॉ था उससे हमारे पास क्या आया था। फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो क्या आया अपना, वो आया कि F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एक फॉर्मूला तो फोर्स का हम ये यूज करते हैं। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, न्यूटन है, एन से डिनोट करेंगे। और इस न्यूटन को अगर हम सीजीएस सिस्टम के अंदर, ये क्या है एसआई सिस्टम के अंदर, सीजीएस सिस्टम के अंदर जब लिखते हैं तो क्या होगा 10⁵ डाइन। ठीक है, ये हमारा सीजीएस सिस्टम के अंदर होगा एक न्यूटन की वैल्यू। ठीक है, अब बात करें इसका नेक्स्ट, अगर हम जो क्योंकि आगे हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होना है, तो इसमें नेक्स्ट जब हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आई थी v माइनस यू बाई टी। किसी न्यूमेरिकल में अगर हमारे पास इनिशियल, फाइनल और टाइम दिया गया है तो हम इन तीनों का यूज करके डायरेक्ट भी यहाँ लिखेंगे तो हमारा फोर्स जो है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक में हमें मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर टाइम भी नहीं दिया गया, लेकिन वहाँ पर हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो दे दिया गया, तो उस चीज़ से हम कैसे क्या फॉर्मूला लगाएंगे। जो हमारी काइनेमेटिकल इक्वेशन जो मैंने बताई थी या इक्वेशन ऑफ मोशन थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका हम यूज कर सकते हैं v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्या आएगी v² माइनस u² बाई s 2s। तो आप इस चीज़ का वहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इसमें हमने क्या फॉर्मूले यूज किए थे, हमारा मोमेंटम जो था p वो किसके इक्वल था, मास इंटू वेलोसिटी के। ठीक है, ये हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला हमने यूज किया था। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट अगर हम बात करें मोमेंटम की तो वो क्या होंगी kg मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट्स आएंगी। और नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें कि हमारा चेंज इन मोमेंटम अगर हमें निकालना है तो ये वेलोसिटी जो है ये फाइनल और इनिशियल करके हमें लिखनी होगी। तो मान लेते हैं कि mv हमारी फाइनल थी, mu जो हमारा था वो इनिशियल था, तो फाइनल मोमेंटम ये इनिशियल मोमेंटम, इन दोनों का जो चेंज होगा वो किसके इक्वल आएगा, हमारा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो निकालेंगे हम, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट v माइनस यू इज इक्वल टू पी। तो जब चेंज निकालना हो तो हम डायरेक्ट फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज का मल्टीप्लाई मास से कर सकते हैं, डिफरेंस का मल्टीप्लाई जो हम मास से कर सकते हैं। ये हमारा मोमेंटम था। नेक्स्ट हमारा क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो पिछली क्लास में पढ़ा हमने, तो उसके बारे में क्या लिखोगे, उसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होगा, टोटल फाइनल जो मोमेंटम था अपना उसके इक्वल आएगा। ठीक है, ये हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो था वो बता रहा था। इसमें अगर हम रख रहे थे तो हमारे पास क्या रहा था, MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। तो ये चीज़ें जो थी हमारी ये किसके इक्वल था, जो टोटल इनिशियल था अपना, ये हमारा टोटल फाइनल मोमेंटम था। तो इन्हीं चीज़ों का हमने सारा यूज किया है आज के इस हमारे जो चैप्टर में। नेक्स्ट आप एक दो जो आपके NCERT या जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हैं उसमें अगर इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं और आप उनको सोल्व करके देखना चाहते हैं तो आप करके देख सकते हैं। इसीलिए मैंने ये फार्मूलाज जो हैं वो आपको यहाँ पर लिखवाए हैं, मेन फार्मूलाज होते हैं हमने यूज़ किए हैं हमारे इस चैप्टर में। तो आप उनको लिख करके एक बार उनकी ट्राई जो है वो करके देखिए उन क्वेश्चंस को। बाकी नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास होगी उसमें हम इसके नेक्स्ट टॉपिक शायद ये कवर हो गया है, एक दो एप्लीकेशंस और हैं, ये मेन एप्लीकेशंस थी जिसका मैंने आपको जिक्र किया, जो आपको बताई हैं। बाकी आप कुछ एक और पढ़ेंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसे ही बेसिक हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं आपकी NCERT वगैरह में से। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड जो है इन फॉर्मूलों से उनको कवर करने की ट्राई करेंगे। जिस क्लास छूट गई हैं, जो पीछे के लेक्चर जो हुए हैं आपके इस चैप्टर से रिलेटेड या उससे पिछले जो चैप्टर था आपका उससे रिलेटेड,
तो वो आप एक बार जा करके उन लेक्चर्स को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो इन फॉर्मूलों को जो आप अच्छे से एक जगह लिख करके याद कर लीजिए, ताकि आपको आगे जो न्यूमेरिकल करें तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।